जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज के इस वीडियो में एनडीए 2024 का जो मैथ्स का पेपर था उसको सॉल्व करने वाले हैं ना। जो हमारे पास एनडीए का जो सेकंड पेपर था, जो हमारे पास 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुआ था। सो इसका मैथ्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक कवर करेंगे, है ना। दिस इज पार्ट 1 एंड इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस, है ना। इसमें थोड़ी सी इजी ट्रिक्स का यूज करेंगे ना, थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे और ना हर चीज जुगाड़ से भी नहीं होती, तो थोड़े से कंसेप्ट भी जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एनडीए सीडीएस एंड एफकेट के बैचेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। इसका जो ऑनलाइन तो जो है टाइमिंग ये इसके अलावा डिफर कर सकती है, एंड ऑफलाइन का जो है यहाँ पे ये टाइमिंग रहने वाली है। एंड ऑफलाइन जो है वो लोकेटेड है चंडीगढ़ में। सो इसको इनरोल करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन लेने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। एंड सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक और है ना बहुत ही खुशी की बात है कि वी हैव कंप्लीटेड 1000 वीडियो गोल्स, है ना। जो हमारे पास जो राष्ट्रीय सेवा के जो यूट्यूब चैनल पे हमारे पास 1000 से ज़्यादा वीडियोस हो गई है। सो दिस इज गोइंग टू बी, है ना, 1001 या 1002 वीडियो। सो स्टार्ट द वीडियो, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये हमारे पास सेट लिया है मैंने, सेट ए ना। इस सेट ए को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आप थोड़ी सी एक सेकेंड, सेट ए बस हम लिख देते हैं ना। सेट ए को सॉल्व करने वाले हैं। इस बार का जो पेपर था वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा इजी आया था। अगर हम बात करते हैं एनडीए 1 2024 और जो 23 का जो पेपर थे, उनको कंपेरिजन में अगर देखें तो ये थोड़ा सा इजी पेपर था। एंड दिस इज, अगर मैट्रिक्स का जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही जो है हमारे पास कंसेप्ट यही आता है कि क्या ऑर्डर होना चाहिए, हमारे पास क्या कंडीशन होती है हमारे पास एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना, और उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है। So let's start. So let X be a matrix of 3 order 3, यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये X ऑर्डर X है जो 3 क्रॉस 3 की है, एंड Y जो है हमारे पास वो है 2 क्रॉस 3 की है। Y हमारे पास 2 क्रॉस 3 की है। एंड Z मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, 3 क्रॉस 2 की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अगर इसका ऑर्डर हमारे पास ए बी है एंड इसका ऑर्डर जो हमारे पास बी सी डी है, सॉरी सी डी है, यानी कि क्रॉस है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कि जो हमारे पास पास में जो नंबर होते हैं, यानी कि बी एंड सी हमारे पास बराबर होना चाहिए। ये जो होता है बी एंड सी बराबर होना चाहिए। एंड जो हमारे पास ए एंड डी, ए क्रॉस डी बचता है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। रिजल्टेंट, हाँ, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब सबसे पहले बात करें जेड वाई का मल्टीप्लाई, सबसे पहले करेंगे तो जेड वाई का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 क्रॉस 3। तो यस, इसमें जो हमारे पास ये कंडीशन होती है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल है। एंड दिस इज गोइंग टू द रिजल्टेंट ऑर्डर, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इसका जो ऑर्डर होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल जेड वाई का ऑर्डर आने वाला है 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर। उसके बाद बात करते हैं एक्स का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी, और ये आ गया रिजल्टेंट, यानी कि 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स आएगी। तो ये बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी 3 ऑर्डर की। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। इसी तरीके से हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करते हैं एक बार, एक सेकेंड। इसमें हम सबसे पहले करेंगे नेक्स्ट में, एक सेकेंड, एक्स और जेड को। एक्स हमारे पास कौन से ऑर्डर का है, एक्स हमारे पास ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 का। एंड हमारे पास जेड जो है वो है हमारे पास, जेड है हमारे पास 3 क्रॉस 2 का। तो यानी कि हमारे पास ये हमारे पास कंडीशन होती है, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। उसके बाद वाई पहले लिखा है तो वाई को हमने सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ पे नहीं लिख देना। वाई की जो है वाई का ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई, दिस इज द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2, यानी कि इसका भी रिजल्टेंट जो है 2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी ऑर्डर 2 की। और इसी तरीके से हम एक्स वाई जेड की बात करते हैं तो वाई जेड हमारे पास, वाई का ऑर्डर कितना हमारे पास, वाई का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, है ना। और जेड का ऑर्डर हमारे पास 3 क्रॉस 2 है। तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा इसका 2 क्रॉस 2 का। उसके बाद इसमें आगे लिखना है, आगे क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ना एक्स की। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि ये नॉट डिफाइन आएगा, इसका जो हमारे पास कोई भी मल्टीप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास ये सही रहता है, ये भी सही है, एंड ये भी बात सही बोल रहा है कि नॉट डिफाइन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता था, बट आई वांट कि जो बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है या फिर, है ना, उसको भी थोड़ा सा समझ में आए। इसके बाद आता है नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स बिटवीन 12 एंड 15।
देखो √12 और √15 के बीच में क्या बात कर रहा है, इरेशनल नंबर बात कर रहा है। इरेशनल नंबर तो इसके अंदर बहुत से हो सकते हैं ना जो इसके और इसके बीच में आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 125 √125 नहीं, या फिर तुम पॉइंट्स में ले आओ या फिर कैसे भी करके इनके बीच में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ 5। फॉर एग्जांपल तुम बात करता हूँ कि मेरे 2 और 3 के बीच में ना इरेशनल नंबर बताओ, इनके बीच में ऐसे कितने भी नंबर हो सकते हैं ना कि 2.2 2.1 2.2 2.2 ऐसा करके आगे जा सकते हैं, यानी कि इसके बीच इनफाइनाइट नंबर्स होंगे क्योंकि इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बात करता हूँ 3 और 5 के बीच में हमारे पास नंबर बताओ, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स कितने आएंगे, तो इंटीजर कितने आएंगे, अगर इसको इंक्लूड करते हो 3 4 5 होंगे, अगर इन दोनों को इंक्लूड ना करें तो 4 होंगे, एक ही नंबर आएगा 4। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इसके बीच में इरेशनल नंबर, तो ये इनफाइनाइट होगी, ये बात सही है। एंड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 1000 की बात कर रहा है, और ऑड इंटीजर्स, तो देखो ऑड इंटीजर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये कितने आ जाएंगे 900, कितने नंबर आएंगे मेरे कुछ ऑड नंबर है तो इसकी 50% आएंगे, बट यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और ये 999 तक हमारे पास आएगा ऑड इंटीजर में। तो यानी कि हमारे पास ये भी बात, ये फाइनाइट सेट होगा, ये बात सही है, इनफाइनाइट सेट होगा, ये भी बात सही है। और अगर किसी को ये चीजें समझ में नहीं आ रही, यानी कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी होती है एक सेट में कितने एलिमेंट्स है, दैट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक और चीज इसी के साथ में बता देता हूँ, एक होता है हमारे पास इक्वल सेट और एक होता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, होल्ड ऑन सेकंड, हाँ। सो एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंट, स्पेलिंग देख लेना है थोड़ी सी, ठीक है। तो सॉरी, सो इक्वल सेट में क्या होता है हमारे पास जो बेसिकली जितने यहाँ पे कार्डिनलिटी सेम होगी, यानी कि अगर एक सेट ए बी सी है तो इसका इक्वल सेट भी ए बी सी ही होगा, यानी कि एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इसको तुम ए बी बी सी सी भी लिख सकते हो क्योंकि एक सेट में एक ही बार लिख सकते हो, बेसिकली ए बी सी बन जाएगा ना। बट इक्विवेलेंट में क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर एक सेट ए बी सी है, एक सेट तुम्हारा बी बी नहीं एक्स वाई जेड है, अब इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, यानी कि हमारे पास ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट नहीं है बट इक्विवेलेंट सेट है। एंड दिस इज द कार्डिनलिटी सेट है ना, कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर किसी की कार्डिनलिटी डिफाइन हो दैट इज अ फाइनाइट सेट, अगर किसी की कार्डिनलिटी इन नॉन डिफाइन यानी कि तुम काउंट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट्स है, दैट इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिटेल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स 4 डिजिट्स नंबर आर देयर हैविंग ऑल डिजिट्स एज ऑड। यहाँ पे देखो एक होता है ऑल नंबर्स आर ऑड, ठीक है, एज ऑड। यहाँ पे बात कर रहा है ऑल डिजिट्स, यानी कि अगर तुम 4 नंबर का कोई नंबर बना रहे हो ना तो उसमें सारे सारे ऑड ही होने चाहिए, 1 3 5 7 इस तरीके से। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 2 4 5 7 लिख रहे हो, ये भी एक ऑड नंबर है बट यहाँ पे हर एक डिजिट की बात करें तो इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी होनी चाहिए। बात करें 4 डिजिट का माना, अब ऑड डिजिट्स कौन से मेरे पास 1 3 5 7 9, ठीक है। और ये कितने हमारे पास 1 2 3 4 5। अब ये बात कर रहा है 4 ऑल नंबर की बात कर रहा है, हैविंग हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर ऑल, मतलब ये बात कर रहा है टोटल कितने बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हम रिपीटिशन भी बना सकते हैं क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ 3 3 3 3, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक 4 डिजिट्स का ऑड नंबर है ना, ठीक है, जिसमें सारे डिजिट्स ऑड है। यहाँ पे कितने, इसको हम फिल कर सकते हैं 5 तरीकों से, इसको फिल 5 तरीकों से, इसको फिल 5 तरीकों से, तो दिस इज 625, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्यूब रूट मिनट्स के लिए तुम्हारे पास कुछ ही बहुत ही सिंपल है यार, 2-3 फैक्ट्स हैं उनकी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें आती है जैसे कि हमारे पास बात करते हैं ये किसके रूट किसका होता है, फॉर एग्जाम्पल ये x-1 की जो हमारे पास इक्वेशन होती है इसका ये सेकेंड, हाँ ठीक है, यस। तो ये इस इक्वेशन की जो रूट्स होते हैं उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर मैं ओमेगा की पावर n है उसको तुम्हें सॉल्व करना, फिर हम ओमेगा की पावर 2000 3000 बोलते हैं, उसको 3 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो मतलब उसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद होता है कि 1 जो फॉर एग्जांपल ओमेगा का अगर तुम क्यूब करते हो 1 के बराबर होता है, कि ये चीज आती है। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ इतना सा फैक्ट्स है, यहाँ से तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि कितना बन जाएगा ये -2 ओमेगा स्क्वायर ना की पावर 100। उसके बाद बात कर रहा है 1, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा यहाँ पे पहले से है, तो ये कितना बन जाएगा प्लस -2 ओमेगा की पावर 100।
तो यहाँ पे तुम देखो -2 को तुम अगर कॉमन लेते हो, पावर फॉर एग्जांपल -2 की अगर तुम कॉमन लेते हो तो कितना बनेगा ये 2, मतलब ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 100 को अगर तुम कॉमन लेते हो तो ये क्या बनता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा की पावर 200 बन जाएगी। ओमेगा की पावर 200 कितने हो जाएगी, तुम 199 जाता है कि डिवाइड नहीं होता, यानी कि बनेगा हाँ, इसमें रिमाइंडर कितना आया, 3 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा अपना प्लस ओमेगा की पावर 100, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 3 से 1, तो यहाँ पे ओमेगा, तो यानी कि यहाँ पे तुम ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे इसकी जगह तुम -1 लिख सकते हो, है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुछ 3-4 फैक्ट्स हैं, इनको तुम नोट डाउन कर लो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, बार बार घुमा के इसी से क्वेश्चन पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ए एंड बी, ये क्वेश्चन बहुत बार है, अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब ये कुछ अलग टाइप से पूछ लेते हैं हर बार क्वेश्चन कि ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। बात कर रहा है एक ए बी जो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, ए बी के हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है, तो उसके लिए बताओ हमें क्या है कि बोथ ए एंड बी आर द नल मैट्रिक्स, तो ये भी जरूरी नहीं, तो साफ ही पता चल रहा है कि अगर एक नल होती तो भी मतलब ये इसको तुम देख सकते हो, नहीं हो सकता, ईदर ए और बी इज अ नल मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जांपल अगर तुम देखते हो 1 0 0 1 और 0 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो देखो इसका जो आता है मल्टीप्लाई जो आता है वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आता है बेसिकली, यानी कि ये नल मैट्रिक्स होने के लिए ये भी कंडीशन सही नहीं है, बी इज अ नल मैट्रिक्स, ये भी सही नहीं है, यानी कि अब यहाँ पे बात आती है कि बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये देख लो दोनों के दोनों सिंगुलर, तो हमारे पास ये ऑप्शन लास्ट में बचता है, तो इसको तुम बिना कुछ सोचे ये ऑप्शन टिक कर सकते हो अगर तुम यहाँ पे कंफर्म हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब देखो एक्सपेंशन, अब बात ये देखो इसमें बेस सेम है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ चीज समझो कि अगर बेस सेम है ना मेरा, तो मैं इसको 1 + x की पावर p + q लिख सकता हूँ, वेरी सिंपल। अब बात कर रहे हैं कि x की पावर 3 कोफिशिएंट, अब देखो इसकी पावर को तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टार्ट कहते हैं कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1 + x की पावर n, तो स्टार्ट कैसे होता है nc0 nc1 ऐसे स्टार्ट होता है ना हमारे पास, तो यहाँ पे जैसे 1 आता है यहाँ पे पावर भी उसकी 1 आती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 30 सॉरी x की पावर 3, यानी कि हमारे पास x की पावर 3 है, यानी कि मेरे पास p + q को मैं कितनी बार खोलूंगा, 4 बार खोलूंगा, यहाँ पे 1 की पावर कुछ आ जाएगी मेरे पास p + q समथिंग कुछ आ जाएगी, तो 1 की पावर 1 ही रहेगी, बेसिकली कोएफिशिएंट की अगर बात कर रहा हूँ तो सिर्फ यही कैलकुलेट करना है, बाकी तो यहाँ पे 1 ही आने वाला है ना। अब देखो अब तुम्हें देखना है p + q c4 की जो वैल्यू होती है वो किसकी, एक सेकेंड c3 आएगा, सॉरी यहाँ पे c3, यस, तो देखो तुम c3 यहाँ पे किसका जो आएगा, 5c3 का 35 होता है, नहीं 6c3 नहीं होता, 7c3 को सॉल्व करते हो कितना बन जाता है ये 7 6 5 और नीचे आ जाएगा 6 6 7 5 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास अगर पावर 2 और कुछ यहाँ पे साथ से मल्टीप्लाई में कुछ और देता ना, फिर तुम्हें आगे इसको आगे देखना पड़ता है कि यहाँ पे आगे इसकी पावर कितनी आ रही है, अदरवाइज यहाँ पे तुम विदाउट स्टार्टिंग वाले से होता है। नेक्स्ट, if p times the q terms of an ap is equal to the q times, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, अभी इसको तुम अलग अलग टाइप्स में पूछा जाता है। अब बात क्या कर रहा है p टाइम्स, अब ये क्वेश्चन तुम थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा सिंपल होता ना हम अज्यूम भी कर सकते थे, बट ये थोड़ा सा अज्यूम करना मुश्किल है, तो p टाइम्स, मैं इसको थोड़ा साइलेंट कर देता हूँ फोन को, ठीक है, p टाइम्स, अब मैसेजेस नहीं आते मेरे पास कुछ खास वैसे ही वो नोटिफिकेशंस, p टाइम्स द p टर्म्स ऑफ AP, यानी कि क्या बात कर रहा है, p इंटू a प्लस p - 1 d इज इक्वल टू q टाइम्स a प्लस q - 1 d, सिंपल। अब तुम इसको देख लो, ये बन जाएगा AP, इसको तुम इधर ले आओगे क्या बनेगा, फिर मतलब ये अगर तुम कॉमन ले ना इधर, तो ये इधर आके क्या बनेगा, p - q बनेगा, फिर यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा p² d, यहाँ पे क्या बनेगा ये -q² d, और फिर यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास -pd और यहाँ पे बनेगा +qd इज इक्वल टू 0। अब तुम देखो यहाँ पे अगर तुम ये p के यहाँ पे अगर तुम कॉमन लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये पहले से कॉमन ले लिया, तो बन जाएगा p - q, और यहाँ पे अगर तुम d कॉमन लेते हो तो ये क्या बनेगा, सभी से d कॉमन ले लो, क्या बनेगा p² - a², अलग अलग ले लो, अलग अलग लेते हैं, p² - q² का बनेगा p + q और p - q, यानी कि क्या बनेगा p - q और p + q और मल्टीप्लाई में आ जाएगा d, और यहाँ पे तुम अगर तुम -d कॉमन लेते हो फिर से,
तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास p माइनस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ से तुम अगर p माइनस क्यू p माइनस क्यू p माइनस क्यू काटते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा p प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बच जाएगा a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 का d इज इक्वल टू 0। और यही तो क्वेश्चन पूछा है, पी टर्म क्या होगी a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी, 0 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल, थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन है, जो बोल रहा है उसको लिखो और उसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। कोई एसएससी का एग्जाम नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स का जरूरत पड़ेगी ज्यादा। आई मीन एनडीए में तुम्हारे पास थोड़ा बहुत सफिशिएंट टाइम होता है कि तुम क्वेश्चन कर सकते हो थोड़ा सा कैलकुलेट, क्योंकि कितने चाहिए यार, तुम एक ना थोड़ा सा माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज करो। अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 120 के 120 नहीं करने, हमारा टारगेट नहीं है उतना बड़ा। अभी 120 कौन करता है, नहीं करता। और बेसिकली अगर तुम प्रैक्टिकल सोचो तो 120 क्वेश्चन होते भी नहीं है। सो ये सब प्रैक्टिकल सोचो थोड़ा सा कि यार 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, तो तुम्हारे पास कैपेसिटी, अगर 50 किसी की 50 क्वेश्चन की कैपेसिटी तो वही क्वेश्चन को टारगेट करो, है ना। तो उसमें अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई क्वेश्चन 1 मिनट या 1.5 मिनट लेता है तो दैट इज अ डिजर्विंग, वेल डिजर्व, है ना। आई थिंक द क्वेश्चन डिजर्व द टाइम, जेनजीज लैंग्वेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात कर रहा है पी की क्यू की, हमारे पास इसकी कुछ वैल्यूज दे रखी है। बोल रहा है पी क्यू आर इन एपी, चेक करते हैं एपी के इन दोनों का सम, इसके दोनों के बराबर होना चाहिए। दोनों का सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर हमारे पास लॉग, तुम्हें पता है लॉग ए बी होता है, तुम इसको लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हो। यानी कि अगर तुम अगर ऐड करें तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln x की पावर 6। और यहाँ पे अगर तुम इज इक्वल टू, अगर तुम चेक कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है नहीं है, यहाँ पे 2 इंटू ln x की पावर 3 करते तो पावर में चला जाएगी, पावर हो जाएगी 6, यानी कि बराबर है, यानी कि दिस इज इन एपी। अगर ये एपी में है तो ये जीपी में नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि तभी पॉसिबल होता है जब तीनों की तीनों जो वैल्यूज है वो बराबर होती है। एंड तीनों वैल्यूज ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। द रीजन इज, यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया कि x जो है इज ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 होता तो बेसिकली यहाँ पे वैसे भी ये 1 होते तो ये लॉग वाले डिफाइन रहता है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ बेसिकली मतलब ये बराबर कभी नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि अगर ये तीनों नंबर बराबर आएंगे तभी एपी और जीपी बराबर होती है, ये बराबर नहीं होती। तो दिस कैन बी कैन नेवर बी इक्वल। तो ये भी बात सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, हमें क्रॉस मार्जिन, तो ये बात सही बोल रहे हैं। अब ये बात क्या कर रहा है, देखो अब मेरे पास इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। देखो 1/3 को एक बार साइड रखते हैं, आयोटा रखते हैं यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा 9 आयोटा माइनस 2 और फिर बचेगा -2 आयोटा, ये स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ गई, 6 आयोटा माइनस 6, फिर आता है हमारे पास +1 इंटू कितना आ जाता है 2 आयोटा माइनस 9 आयोटा। इजंट इट, कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं किया होगा ऑफ कोर्स, मैं कर रहा हूँ तो गलत थोड़ी करूंगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम। 9 आयोटा क्या बन जाएगा, -9 -2 आयोटा, फिर बन जाएगा ये प्लस, है ना, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 इज 1। ये ना थोड़ी चीजें बेसिक है, तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके बाद मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा, 6 दूनी 12 और आयोटा को हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 12, और फिर यहाँ पे बनेगा हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 12 आयोटा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास -7 आयोटा। अभी कितना बन रहा है, ये बन रहा है 12 में से 9 गए 3, तो यहाँ पे बन रहा है 3 बच रहा है, 3 ये बच रहा है 12 और फिर से +3 आयोटा। और डिवाइड में क्या था हमारे पास, डिवाइड में था 1/3, तो बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा। और इसका अगर तुम मॉडुलस निकालना चाहते हो, मॉडुलस हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज √2। अगर अब तुम, तो ठीक है हो गया क्वेश्चन। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज मॉडुलस, एक्चुअली में मॉडुलस होता क्या है, किसी को पता है, अगर किसी को पता है तो ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कि यूजुअली नहीं करते, चलो कोई ना। मॉडुलस अगर थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी क्वेश्चन आ ही गया है तो देखो मॉडुलस क्या होता है। हमारे पास एक होता है एर्गन प्लेन। एर्गन प्लेन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल प्लेन होता है, वैसे ही हमारे पास एक एर्गन प्लेन होता है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस की हम लेते हैं रियल लाइन नंबर और यहाँ पे हम लेते हैं इमेजिनरी लाइन नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 बनेगा हमारे पास 1, जैसे कि 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ से यहाँ पे आता है आयोटा 2 आयोटा, तो यहाँ पे 1 और 1 1 + 1 आयोटा, यानी कि यहाँ पे बनेगा अगर 1 माइनस आयोटा तो ये बनता है यहाँ पे, अगर -1 आयोटा होता यानी कि x माइनस में और ये पॉजिटिव यहाँ पे बनता है, दोनों नेगेटिव होते तो यहाँ पे बनता है, फॉर एग्जाम्पल है। अब इसका तुम देखते हो मॉडुलस होता है और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, इसका कोऑर्डिनेट 1 एंड 1 हो गया, है ना। अगर तुम डिस्टेंस की बात करते हो तो पे 1 - 1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर।
तो इसीलिए बेसिकली अब तुम इसका साइन से डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम पॉइंट देखते हो तो चारों ही पॉइंट सेम ही डिस्टेंस पे होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 - 1 प्लस आयोटा होता है, तो भी यहाँ पे जो इसका मॉडल सेम आता है, क्योंकि दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन एर्गन प्लेन, है ना। तो ये चीज बेसिक चीज है, बट ये पता होनी चाहिए तुम्हारे पास, कंसेप्ट में क्लियरिटी भी धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, थोड़ी जरूरी होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द सम। अब देखो भाई, इसका सम करना है, सिंपल सी बात है, कुछ मजेदार चीज दे रखी है। अब इसको थोड़ा सा घुमाए, कुछ ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, इसको तुम थोड़ा कॉमन सेंस देखो ना। इसकी वैल्यू 1 रखो पहली बात। आयोटा की पावर 0 रखती है 1 बन जाएगा, आयोटा की पावर 1 रखती है आयोटा बन जाएगा, आयोटा की पावर आयोटा की पावर यहाँ पे मैंने कितनी रखनी है, 1+1, सॉरी हाँ मैं कंफ्यूज क्या हो गया, -1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा बच रहा है, आयोटा के पावर 2 2 पुट करते हैं यहाँ पे, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा आयोटा, 2 पुट करने पे बचेगा -1, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, आयोटा की पावर 3 दैट इज माइनस आयोटा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, नेक्स्ट नंबर आ रहा है -1, और फिर 3 रखते हो, फॉर एग्जाम्पल 3 पुट कर लो यहाँ पे, जब जब इसे 3 पुट करते हैं यहाँ बचेगा -1, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 पुट करने बचेगा माइनस आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 रहना नहीं तो 4 हो जाएगा, +1, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस आयोटा। तो अगर तुम ऐसे ध्यान से देखो ना, तो ये कौन सी नंबर चल रही है, नॉर्मल चल रही है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, सो ऑन ऐसे चल रही है। यानी कि अगर तुम 20 तक जाओगे तो 20 जो है वो 20 से टोटली डिवाइडेड है ना, मतलब ये 4, मतलब तुम आयोटा भी आएगा इसमें, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, यहाँ पे 0 हो गया, फिर 5 से लेकर 8 तक 0, 9 से लेकर 12 तक 0 ना, फिर 13 से लेकर 16 और 16 से लेकर 20 तक 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा बस यहाँ पे तुम क्वेश्चन दिखते थोड़ा सा इसमें ट्राई करो तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिकली पूरा का पूरा PYQ है, उठा के फिर से डाल दिया, क्योंकि है ना यूपीएससी थोड़ा सा बिजी है इधर उधर, तो तुम उसका फायदा उठाओ भाई, PYQ सॉल्व करो। अब बोल रहा है एक्स वाई जेड जो है वो तीनों 1 से बड़े हैं, ऑफ कोर्स 1 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि डोमेन का भी होता है कुछ, आप सुना हो तो ठीक है। अब बात कर रहा है कि अगर यहाँ पे जीपी में है, फॉर एग्जांपल अब जीपी में है, तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, जीपी में है तो फॉर एग्जांपल जीपी में नंबर ज्यूम कर लो यार, E1 E2 और e की पावर 3। अब तुम इसको इनपुट कर लो, क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये log E तो कट के 1 बन जाएगा 2, ये 2 उठ के यहाँ पे बन जाएगा 1/3, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बन जाएगा पावर बाहर 3, तो बन जाएगा 1/4। हिसाब देखिए, इसको उल्टा करोगे 2 3 4, ये एपी है, यानी कि एक्चुअली में ये क्या है, जीपी है, तो ये बात सॉरी एचपी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी द आंसर। बट एक मजेदार चीज बताता हूँ तुम्हें, देखो अगर मगर तगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसने सिर्फ कंडीशन क्या दी है कि ये 1 से बड़े होने चाहिए, अलग अलग, किसी से बड़ा छोटा का कोई वैसे कुछ नहीं दिया, इसने जीपी में होना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं नंबर लेता हूँ e², तो क्या ये नंबर जो है वो क्या ये नंबर्स जो हैं वो जीपी में है, ऑफ कोर्स ये नंबर जीपी में, के बीच में रेशियो 1, इसके बीच में रेशियो 1, तो ये जीपी में तो है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें निकालोगे, यहाँ पे कितना आएगा, 1/3 1/3 1/3, ये जीपी भी है, ये एपी भी है, ये एचपी भी है। ऑफ कोर्स अगर तुम उल्टा करोगे 3 3 बन गई। अब इसका ये भी तो एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है, ये एचपी भी है जिसका कॉमन रेशियो 1 है, एचपी और एपी तो वैसे भी यहाँ पे भी है, क्योंकि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस 0 है ना। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे ऐसे ना, मैं इतना ऐसे मेच्योर नहीं हूँ, बट आई मतलब मेच्योर क्या मतलब, क्या वर्ड नहीं आ रहा अच्छा सा, बट यहाँ पे ये दे होना चाहिए कि ये दिस कांट बी इक्वल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो अगर एक और ऑप्शन होता ना कि दे कैन बी इट कैन बी एपी जीपी एचपी ऑल्सो, तो वहाँ पे भी ऑप्शन ठीक मतलब सही होता अगर होता ऑप्शन, तो अगर यहाँ पे वैसे नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बट ये कंडीशन हो सकती है जो यहाँ पे इसने कवर नहीं करी, दैट आई वांट टू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो वही सेम क्वेश्चन, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू बता दी, बेसिकली तुम्हें कंफ्यूज करने की बात कर रहा है कि ओमेगा वैल्यू तुम पुट कर लो, ऐसा कुछ नॉनसेंस चीज है नहीं, नॉर्मल सी वही चीज पता होनी चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तुम पुट करते जाओ यहाँ पे, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा, दोबारा से इसको बनाता हूँ, 1 प्लस ओमेगा बन जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा बन जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा, और 1 ओमेगा प्लस ओमेगा बन जाएगा -1। ये इसको एज इट इज रख लेते हैं, और 1 ओमेगा वैसे तो ओमेगा स्क्वायर होता है, बट अगर तुम्हें नहीं बताना तो भी कोई बात नहीं, एक बार इसको एज इट इज लिखो 1 ओमेगा एंड 1। अब तुम क्या करो, तीनों को आपस में ऐड कर दो, मतलब ये R1 R2 या R3 ना, यहाँ पे अगर तुम R1 प्लस R2 प्लस R3 करके लिखोगे इस वाली को, क्या बनेगा, ये 1 माइनस यहाँ पे कॉमन लोगे तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, और इसका तुम देखो 1 प्लस यहाँ पे तुम नीचे देखोगे तो क्या बनेगा,
ओमेगा नीचे मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी जीरो होता है, यानी कि तीनों तीनों क्या हो जाएगी, रो 1 जीरो आ जाएगी, जिसका आंसर भी जीरो आ जाएगा। वैसे 1 बाय ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, वैसे तुम नोट डाउन कर ही लो, और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें कवर हो जाती है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स मूव ऑन, नहीं मूव ऑन नहीं, मतलब मूव ऑन तो वैसे ही हो चुका। अब चलो, if the sum of the first n terms of a series is, देखो the sum of first n terms of a series, यार सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो मैं उसे वही जो मैंने लिखा ना इजी ट्रिक्स, अब इस ट्रिक्स का यूज करते। देखो फर्स्ट n टर्म्स का सम बताना है, एंड देन व्हाट इज द nth टर्म, nth टर्म बताओ। मैं बात करता हूँ यार, मेरी पहली टर्म्स का सम देखो, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास मेरी पहली सैलरी का जो सम है वो है 37,000 फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, तो यार सिंपल सी बात है ना कि वो सम है ना, मतलब वही तुम्हारी पहली सैलरी है ना, एक सैलरी का सम तो वही होगा। तो यानी कि हमारे पास अगर मैं इस सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स यानी कि मैंने 1 पुट कर दूं, क्या बन जाएगी हमारे पास, पहली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहली टर्म क्या आ रही है मेरे पास, 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 3, यानी कि मेरे पास पहली टर्म 3 है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एन टर्म, यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, यानी कि ये क्वेश्चन क्या बन गया, 1 मतलब पहली टर्म कौन सी है मेरी, यहाँ पे मैं एन की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, कितनी आ जाएगी 4 में से 1 3, एक बार होल्ड कर दे, एक बार ऑप्शन सेम हो जाते हैं वैल्यू पुट करने से। यहाँ पे 4 बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है, यहाँ पे 7 बन रहा है, कहाँ है भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन देखते ही 1 पुट को साफ और आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन मतलब 10 सेकंड्स में ऐसे टिक करके गोला भरने में टाइम लग रहा था, ऐसे कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें हुआ। हाँ भोजपुरी हम बोल सकते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें ताकि, क्या छोड़ो क्या बोल रहा हूँ मैं, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिया बी परमुटेड सच दैट इन ईच कॉम्बिनेशन वोवल शुड ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस। सो इंडिया में ऑड क्या है, इंडिया में ऑड क्या है, देखते हैं सबसे ज्यादा डार्क ह्यूमर किसका है, कौन कमेंट में बताता है ये, ठीक है। इंडिया में सबसे ऑड क्या है, वैसे मैं अगर बात करूँ तो इंडिया में क्या ऑड है, नहीं सॉरी इंडिया में तो क्या ऑड है, इंडिया में वोवल कौन से हैं भाई, आई और ए। अब ये 3 मेरे पास वोवल है, अगर मैं पोजीशन की बात करूँ 5 लेटर है, 1 2 3 4 5 पोजीशन मेरी ऑड, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक बनेगी, 3 लेटर है, 3 को तीनों पोजीशन में बिठाना है। बट यहाँ पे बात आती है कि इसमें से 2 रिपीट हो रहे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ गया इसका 3, और बाकी जो 2 जगहों पे मेरे पास 2 लेटर इनको अरेंज कर दूंगा, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 into 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 6, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, द लेटर ऑफ वर्ड इक्वेशन आर अरेंज्ड इन अ वे दैट ऑल वोवल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। ये बात क्या कर रहा है कि वोवल अपने अलग आएंगे, कंसोनेंट एक अलग आएंगे, दिस इज हाउ है ना कास्टिज्म स्टार्टेड, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, वोवल्स अलग आएंगे, कंसोनेंट एक साथ ग्रुप में अलग आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे इक्वेशन में 8 लेटर्स हैं, इसमें से ई यू ए आई ओ मतलब सारे वोवल्स आ गए, एंड यहाँ पे जो बात आती है क्यू टी एन, ये 3 वो आ गए। इनका इसमें क्या करना है, इनको बॉक्स में बंद करो, सिंपल सी बात है। इनको आपस बॉक्स के अंदर कैसे अरेंज कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल से, इसको 3 फैक्टोरियल से, और मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। अब 2 बॉक्सेस बाहर बनी, इनको अरेंज करना आपस में, तो इनको 2 तरीकों से कर सकते हैं। अब 5 इंटू ये बन गया 6 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल बन गया, दैट इज 750, और मल्टीप्लाई बाय 2 तो 40, 144 जीरो ना। एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं मैं, 144 जो है दैट इज ना एक धारा 144, बट एक अच्छा सा फिनिश इंसिडेंट है बचपन का, 143 का जो रिप्लाई है वो 144 होता है, तो ऐसे करके पिटे थे हम, मतलब मजेदार इंसिडेंट बताएंगे। सो इफ n इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, n इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन हमारे पास, अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान दिखाने वाला है कि n इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड m इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात क्या है, तुम इक्वेशन को अज्यूम कर सकते थे, बट यहाँ पे ना इनको थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया कि इसमें जो यहाँ पे नंबर आना चाहिए ना वो इसका रूट है, और यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए वो इसका रूट है, और यहाँ पे दोनों में p सेम है, तो तुम थोड़ा सा अज्यूम नहीं कर पाओगे बेसिकली, ठीक है। अज्यूम करना इज थोड़ा सा हार्ड इसमें, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है, यूपीएससी हर जगह ट्रिक्स पहले नहीं देती भाई, थोड़ा समझो बात को। n इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इसमें फॉर एग्जांपल ये रूट है, यानी कि ये सेटिस्फाई करेगा, आप इस पे पुट कर दो n स्क्वायर प्लस एन एक्स, नहीं पी एक्स एन स्क्वायर प्लस पी एन प्लस एम एन इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। हमें क्या करो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको माइनस कर दो,
क्या चाहिए हमारे पास, p प्लस एम एम एन की वैल्यू चाहिए ना। देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर, यहाँ से कितना आ जाएगा, p को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा एन माइनस एम, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास m माइनस एन, घुचमुच सा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इधर लिख देता हूँ मैं। यहाँ से अगर तुम n माइनस एम कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास एम एन प्लस एम, राइट। यहाँ पे बचेगा हमारे पास p, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा -1 और ये बचेगा 0। अब n यहाँ इसको तुम 0 पुट कर सकते हो, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस एम प्लस पी -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा n प्लस एम प्लस पी इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया, थोड़ा सा गुचमुच हो गया बट थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना कि कैसे कैलकुलेशन किया। बट ये कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे तुम इसके बाद जब तुम इसमें घटाओगे तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। In how many ways can a student choose n-2 course out of n course? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ऐसा मैं बोलूंगा नहीं भाई, नहीं है कैलकुलेटिव, कॉमन सेंस लगाओ। क्या बात करें, हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज, अब बात करें n की वैल्यू 4 से ज्यादा, मैं 5 ले लेता हूँ भाई, मैं बेसिक ही करूंगा। बात करें 5 में से हमें n कोर्स चूज करें, मैंने n की वैल्यू कितनी ली है 5 में से, फॉर एग्जांपल सॉरी 5 है तो यानी कि कितने कोर्स चूज करने हैं हमें, कोर्स चूज करने हैं 5 में से, यानी कि 3 कोर्स चूज करने हैं आउट ऑफ 5, n की वैल्यू 5 ली है, और जिसमें से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है। देखो 5 में से 3 मुझे चाहिए थे, कंप्लीट चूज करने थे, बट उसमें बोला 2 कंपलसरी, यानी कि इसमें से 2 तो आ ही गए थे, यानी कि हमारे पास 5 में से 3 और 3 में से 2 से ले ली, तो मैं 3 में से 1 चाहिए, यानी कि हमारे पास आंसर आना चाहिए 3। अब तुम ऑप्शन देखो, n की वैल्यू पुट करने में जस्ट 5 और n की वैल्यू 5 रख और तमाशा देख, 5 लोगों क्या बन जाएगा, 5 माइनस 3 2 इंटू 1, आंसर आया 2, नहीं हो सकता। अभी आएगा 4 इंटू 3 12, ये भी नहीं हो सकता। ये बनेगा, ये तो y by 2/2 मतलब 1 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये आ जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, तो ये ऑप्शन नंबर ये 3 ये सेटिस्फाई करा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट वैसे भी हो जाती है, जस्ट लाइक रिलेशनशिप्स है ना आजकल जो तो क्या है वो जेंजी है ना, वाइब मैच होने वाले रिलेशनशिप, स्टार्टिंग में तो मजा आता है, अरे अरे वाइब मैच हो गई और क्या चाहिए है ना, फिर वाइब खत्म हो जाती है धीरे धीरे। चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं, या तो यहाँ से तुम जो, क्योंकि ये क्या है एन की जो वैल्यू है बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन करके फॉर्मूला, फिर एन स्क्वायर का नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, फिर एन क्यूब का फॉर्मूला लगा के जो कि होता है डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ इस तरीके से ये एक ये तरीका है। एक होता है कि तुम क्या करो, यहाँ से तुम कुछ चीजें कॉमन ले लो, फॉर एग्जाम्पल इस डिटरमिनेंट को तुम सॉल्व करते हो थोड़ा सा, फिर तुम कॉमन सेंस लगाते हो तो अभी इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, वो तरीका मैं बताता हूँ तुम्हें। एक सेकंड, फंस गई इसकी, चलो 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 यहाँ पे कॉमन लेते क्या आएगा, n कॉमन आएगा, 2 इस लाइन से 20 कॉमन आ जाएगा, 20 40 20 60, तो यहाँ से 20 आ जाएगा, इसमें से 10 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे सॉरी डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बनता है 1n स्क्वायर, और यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या बचता है हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट क्या बचता है हमारे पास 3 5 7, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द वैल्यू, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, मतलब कैलकुलेटिव नहीं है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे बात क्या, बाहर क्या बन रहा है, बाहर बच रहा है हमारे पास 200n, और यहाँ पे जब तुम अंदर इसको सोल्व करोगे हमारे पास क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा बेसिकली काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यानी कि अगर तुम n की वैल्यू 1 पुट करते हो 3 4 पुट करते हो, यहाँ पे वैल्यू कुछ नेगेटिव बढ़ती जाएगी, यानी कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये तो वैल्यू बहुत छोटी रह जाएगी तुम ऑफ कोर्स अगर देखोगे तो। कॉमन सेंस तुम यहाँ पे 8 डायरेक्ट टिक कर सकते हो, अगर तुम मतलब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करो यार, कर ही देता हूँ चलो छोड़ो। तो 14 माइनस इससे करते हैं ना, रो 1 से करते हैं, तो 14 माइनस 15, 14 माइनस 15 कितना बचता है 1 ना, 14 माइनस 15 -1, फिर n से तुम सॉल्व करते हो कितना बचता है हमारे पास 7 माइनस 6, तो बचता है हमारे पास -n, फिर बचते हो क्योंकि पहले से माइनस आ जाता है एन स्क्वायर का, तुम जब सॉल्व करते हो प्लस n स्क्वायर इंटू कितना सॉल्व आता है 5 माइनस 6, तो यहाँ पे -1 आता है, तो यहाँ पे ये साइन माइनस का, ऐसा ही है ना। आई होप मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, कुछ तो गड़बड़ कर दी।
बी 39, बी 60, 10 3 5 7, 2 7 14, 14 माइनस 15 माइनस 1, 7 माइनस 9, देखो भाई यहीं पे गड़बड़ हो गई, ये आएगा 2 माइनस का, ठीक है, और 7 माइनस 9 तो प्लस का आएगा पहली बात। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ अब देखो ये इसका ये स्क्वायर बन रहा है ना। अब यहाँ पे तुम साफ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, 2 पुट करूंगा तो नेगेटिव आएगा, 3 पुट करूंगा फिर से नेगेटिव, 4 पुट करूंगा फिर से नेगेटिव, तो आंसर तो बड़ा ही आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से डायरेक्ट टिक हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस का यूज करो। अब देखो पी क्यू, अब इसको तुम सॉल्व करने ज्यादा जरूरत नहीं जा रहा अभी तक। अब इसमें देखो पी क्यू इज ए नल मैट्रिक्स, इसको तुम ना स्टार्टिंग वाले कुछ चेक करो, जैसे पी क्यू है, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है 0 ए बी सी और माइनस ए बी सी। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे नेक्स्ट में जो मैट्रिक्स आ रही है रिजल्टेंट, यहाँ पे ये 0 आ गया, तो ये बात कहीं ना कहीं सही जा रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ रहेगा हमारे पास सी बी सी बी स्क्वेयर सी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर सी, तो फिर से 0, यानी कि ये एलिमेंट भी 0 आ रहा है, यानी कि ये सही जा रहा है। एक बार इसको थोड़ा सा इस मूव ऑन करते हैं, मतलब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बताया, क्यूपी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा करेंगे तो हमारे पास थोड़ा साफ कर देता हूँ ना, काश ये ना लाइफ में होता है, कुछ गलतियां हो गई उसको साफ कर लें, बट ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, और अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये 0 ये बन जाएगा ए बी सी, है ना, क्या बन जाएगा ए बी सी माइनस का, और फिर से ये क्या बन जाएगा ए बी सी, यानी कि ये भी सेम ही ऑर्डर से आ रहा है, ये 0 आ गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो ये पहला होना चाहिए 1 होना चाहिए, पर ये तो 0 आ गया पहला एलिमेंट, यानी कि बात गलत होती है। अगर 2 गलत तो ये गलत, ये गलत, यानी कि हमारे पास यहाँ से बात आती है कि ये तो नल मैट्रिक्स है ही। अब बात आती है कि ये बराबर है या नहीं है। वो तो अगर तुम साफ दिख रहा है वैसे तो, कि अगर तुम इसमें पूरा उसको सॉल्व करोगे तो 0/0 की बराबर ही आ जाएगी, ये नल मैट्रिक्स बनेगी दोनों, तुम्हें सॉल्व कर लेना, मतलब ये इजी है। तो ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है जो डी है इसका, 1 and 3 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है ना। दुनिया में और अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन में सी ही सही होते हैं। सो ठीक है, कभी पिटूंगा मैं। P is a skew symmetric matrix of order 3, then what is the determinant P, डायरेक्ट 0 करके ऑप्शन नंबर आ गए 0। चेक कर लेते हैं, तुम भी ऐसे कंफ्यूज हो तो मेरी तरह कुछ नहीं करना, चेक करो। ऑर्डर 3 है, स्क्यू सिमेट्रिक है, 0 0 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना ली। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, माइनस ये कितना आएगा, ये 0, ये माइनस का 1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 इंटू ये जाएगा -1, तो ये जाएगा -1, ये जाएगा -1, फिर यहाँ से तुम पुट कर दो कितना आ जाएगा 1 इंटू -1 तो +1, तो ये आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी ना। अगर इसने कुछ बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन फैक्ट पूछे, हमें नहीं पता, तो प्रैक्टिकल चीज में इम्प्लाई करके देख सकते हो, बहुत इजी तरीका। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, देखो यार, तुम्हें अगर पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो π/2 के बराबर होता है, जहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो, अगर तुम यहाँ से एक साइन इनवर्स ले लोगे तो ये क्या बनेगा π/2 बनेगा, जो कि यहाँ इधर आके पाई में से घटाओगे तो π/2 बचेगा, यानी कि क्या बचेगा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और यहाँ से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा π/6। सिंपल सी बात आ गई भाई, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 आ गया। यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर दो, कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये और ये तुम आंसर जब इसको आगे सॉल्व कर लो, यहाँ पे इसका आंसर सी आएगा। इसमें तुम्हें करवा ही देते हैं, फिर तुम बोलते हो सर आधा क्वेश्चन छोड़ दिया। कॉस इनवर्स x में तुम फॉर एग्जांपल अगर ये साइन इनवर्स x π/6 है तो कॉस इनवर्स x π/3 होगा, और π/3 में जो इसकी जो वैल्यू आती है π/3 जो 4 + 4 π/3 तो रहता है 8, तो 9π/3 that is going to be 3π/2, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये बहुत इजी है। अब तुम्हें अगर चीजें कुछ सिंपल चीज है ना, देखो अगर ये चीज बोल दी इसने, तो यहाँ आपसे एक ट्राइंगल बनाओ, सिंपल सी बात है। लाल बट्टा का हिंदी में ट्रिक होती है जो कि मैं यूज करता हूँ, और इसको तुम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, PHB। ये होता है कि अगर ना ट्राइंगल है, तुम्हें पता है ये कोस का होता है, ये साइन कोस टेन, इसका उल्टा कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कॉस के उल्टे की, यानी कि k/a आएगा, यानी कि
हाइपोटेनस अपॉन बेस आएगा, हाइपोटेनस क्या है इसका 2 एंड बेस नहीं, हाँ बेस इसका आएगा, बेस इसका आएगा 1। अब यहाँ से अगर ये 2 है ये 1 है यानी कि 4 माइनस 1 इसका आ जाएगा √3। अब कॉट में तुम्हें चाहिए, कॉट में क्या होता है बेस अपॉन यानी कि 1/√3, अब इसका स्क्वायर कर लो या कितना आ जाएगा 1/3 यहाँ से आ गया। अब इसकी वैल्यू 1/3 आ गई। इसी तरीके से अगर तुम इसमें कोसेक इनवर्स में चेंज करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 9 माइनस आ जाएगा √8। अब तुम इसको 10 में चेंज करोगे तो 1/√8 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1/8 आ जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/8 की जो वैल्यू आएगी 11/24 आ जाएगी। ये बस सिंपल चीज बतानी चाहिए, अगर तुम रेशियोज में बदल सकते हो ना तुम ये चेंज कर सकते हो। किसी स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर बराबर क्यों होते हैं, इसने पूछा, मैं तुम्हें थोड़ा सा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर ये तो ठीक है कि आपने जो है रेशियो जो होते हैं इनमें होते हैं, पर आपने बराबर कैसे कर दिया। जैसे कि ये चीज समझने वाली बात है, तुम भी शायद कंफ्यूज हो सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये थीटा है, अब इसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू लेता हूँ मैं, ये था मेरे पास 5 3 4, बोला कि अच्छा सर ठीक है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये थीटा है, आपने क्या किया tan इनवर्स जो था tan इनवर्स मेरे पास 3/4 था। अब आपको बाहर चाहिए था साइन, आपको इसमें क्या कर दिया साइन इनवर्स चेंज करके यहाँ पे तुमने आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया लाल, हाँ तो क्या बच रख दिया 3/5। तो ये बराबर कैसे हुई, ठीक है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब तुम थोड़ा सा अगर इंटेलिजेंट नहीं हो तो मैं वैसे नहीं बोल रहा, वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है तो तुम सोचो अगर, ठीक है इसमें तुम ध्यान से अगर देखोगे तुम्हारे पास क्या होता है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर मेरी होती है यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 आती है और टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 3/4 आती है। तो अगर तुम यहाँ पे साइन को इधर ले आओगे इनवर्स में ले आओगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स 3/5 और थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, यानी कि हमारे पास एंगल वही रहेगा, रेशियो बदल जाएंगे, तो यहाँ से वो थीटा बराबर होता है। ये बेसिक चीज है बट कंसेप्ट में क्लियरिटी इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब भाई सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी तो किसी ट्राइंगल के लिए हो सकता है, बट ये तभी होता है जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। ये बात अगर तुम्हें नहीं पता तुम कॉमन सेंस का यूज करो भाई, सिंपल सी बात है। अब किसी ने बोला कि देखो ये एक एरिया ऑफ ट्राइंगल था जिसमें उसने एक साइड बता दी और बस बताया कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर मेरे को इफेक्ट नहीं पता, मैं ये इससे सोचता हूँ एक साइड उसने ले ली 6, अब बात करते हैं उसने सोचा कि ट्राइंगल है तो मैं एक काम करता हूँ ना सारे के सारे 60 लेता हूँ एंगल ना 60 तो यहाँ से नीचे भी वैल्यू सेम आ जाएगी, सभी में से वैल्यू सेम, ऊपर भी सेम 6 तो बात सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं यहाँ पे तुम इक्विलेटरल एंगल का फॉर्मूला लगा लो √3/4 × 36 तो आ जाएगा 9√3। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। और थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी लगा सकते हो, यूज कर सकते हो कि कभी कब बराबर हो सकता है, ठीक है तो सिंपल सी बात है यार, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज tan अल्फा एंड tan बीटा। बता रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल के जो रूट्स हैं वो सॉरी एंगल्स हैं ये हैं, तो बताओ कि उसके बारे में बातें बताओ। बातें क्या बताओ, देखो इसके तुम अगर निकालोगे यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एक आएगा, इसका रूट आएगा 1/7 और एक रूट आएगा इसका 1। तुम इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली उसके लिए। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7 आ गया यहाँ से, और tan बीटा फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वो आ गया 1 आ गया। अब जब तुम फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ मैं क्या बात करता हूँ मैं अच्छी सी बात करता हूँ ना मैं कुछ हाँ। अब देखो अगर इसका tan b इज इक्वल टू 1 आ गया है ना, अब इसमें तुम tan 2 अल्फा निकालोगे क्या आएगा 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स अल्फा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2/7 अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा 48/49। ये कुछ आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स में 7 आ गया और ये बन गया हमारे पास 24 आ जाएगा 7/24, ठीक है 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/24। एक एंगल ये आएगा। अब तुम tan 1 आ गया यानी कि 45 है, साफ दिख रहा है कि इसका एंगल 45 है, तो इसका जो एक एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री एंगल आ रहा है, तो साफ दिख रहा है एक एंगल इसका 90 डिग्री आ रहा है। बट ये कुछ ना ये 45 नहीं है, ये एंगल कुछ tan इनवर्स 7/27 जो है कुछ अलग एंगल है, यानी कि कुछ ये वैल्यू आती है हमारे पास समथिंग 45 और 30 से कम ही है वैल्यू कम से कम, तो ये सोच सकते हो तुम। तो साफ दिख रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ये बोल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो है। बात करें राइट एंगल ट्राइंगल है बट ये आगे क्या बोल रहा है ट्राइंगल इज राइट एंगल आइसोस्केलस। तो आइसोस्केलस का कब होता है जब इसके ये एंगल जो होता है ये जो होता
ये दुगना इसका 1 आता है, यानी कि मतलब इसका 10 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, यानी कि 45 आती है, तब जाके हम मान लेते हैं, क्योंकि दोनों रूट आइसोस्केलेस के क्या चाहिए, बाकी दोनों का एंगल और साइड दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये तो हो नहीं रहा, यानी कि हमारे पास ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंपल क्वेश्चन। तो अब बात कर, देखो ये क्वेश्चन आ गया, देखो इसमें तुम नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हो। नॉर्मल फॉर्मूला अगर ये है तो इसकी जो साइड होगी a इक्वल टू साइन 75 b साइन ये, और बाकी वो 60 वाला आ जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल तुम्हें साइन 75 की नहीं पता, तो उसे कहीं ये फॉर्मूले से तरीका, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ एक सिंपल सा। अगर तुम कोई ट्राइंगल बनाते हो ना, तो ये एक पेयर याद रखो, अगर एक मेरे पास 75 है, एक 45 है, एक मेरे पास 60 बचेगी, पीछे 60 बचेगी ना, ये 60 बचेगी, तो यहाँ पे एक पेयर याद रखो, दैट इज 6√3 + 6 12 एंड 6√6। देखो सबसे छोटा 6√6 है, तो यहाँ पे ये 6√6 की वैल्यू हो गई, ये 12 की वैल्यू हो गई, नहीं सबसे छोटी 12 है, 12 6√6, यहाँ पे आ गया 6√3 + 6। ये वैल्यूज का रेशियो है जो तुम मतलब मैं ऐसे यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रिक है, मान लो जब भी एंगल हो जाते हैं इनको यूज करो एज अ साइड का, क्योंकि साइड तो मान सकते हो। अब 2a की बात हो रही है, यानी कि बड़ी वाली साइड की बात हो रही है, ए है ना, ये हमारे पास ए, तो साइड ये होगी ए, इसका तुम दोगुना करो कितना आ जाएगा, 12√3 + 12 माइनस बी, बी हमारे पास क्या है, बी एंगल है हमारे पास 45, मतलब ये वाली साइड में 12, तो माइनस तुम 12 घटाओ क्या बचेगा, 12√3। अब तुम ऑप्शन उठा लो, सी हमारे पास क्या है, सी है 6√6, तो ये भी नहीं होगा, 6√6 मतलब ये बात कर रहा है 6 × √6 में, तो अगर तुम √2 का मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 12√3। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो ये पेयर याद रखो, और ये जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू, अगर बीच की वैल्यू तो बीच का एंगल, और छोटी वैल्यू तो छोटा एंगल। इस तरीके से तुम ये अगर वैल्यू याद रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, कि क्योंकि अगर तुम 90 डिग्री वाले में तुम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से तुम सोच सकते हो कुछ वैल्यूज, बट इसमें तुम याद रखनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी याद रख लोगे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, अब कई यूट्यूबरों ने क्या किया कि ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें बड़ा ही ऐसे, अरे ये बेटा क्वेश्चन मैंने कराया था, ये तो मैंने बड़े मजे से कराया था, इसकी तो नॉर्मल ट्रिक है, ये है वो है, और करके बता दिया भाई आंसर इसका ये है ना, ये नहीं। बट अगर तुम इसमें तुम देखोगे तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इसका आंसर आएगा 4, इसके जो आंसर आएगा क्या आएगा 4, सॉरी ठीक है, मैं स्पेलिंग मिस्टेक क्यों करता हूँ मैं। इसका जो आंसर आएगा इनकी, इसमें 4 ऐसे सॉल्यूशन आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे जो है इसका ये क्वेश्चन गलत है, इसमें तुम्हें मार्क्स मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन होके बनने के बाद। तो अगर किसी के नंबर भैया बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं ना, 72 बन रहे हैं, तो मतलब समझ लो 75 हो जाएंगी मेरे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहा है गलत। इसमें काफ़ी अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट ये क्वेश्चन गलत है, इसमें तुम अगर एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम इसको डिवाइड में कर लो, या फॉर एग्जांपल इसको cos अपॉन साइन, फिर यहाँ पे साइन की डोमेन की वजह से कुछ वैल्यू कट जाएगी, फिर आगे जब तुम इसमें इज इक्वल टू 1 है तो दोनों तरफ ले जाओगे, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये cos a + b का फॉर्मूला बन जाएगा शायद तक आगे जाके, फिर तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आगे तुम सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, बट इसका जो आंसर आने वाला है 4 आने वाला है, यानी कि इसमें तुम 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और मोर देन 5 भी नहीं, तो ये जो है सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ जनरल सॉल्यूशन। भाई जनरल सॉल्यूशन की बात करिए, हिट एंड ट्रायल करो। अब देखो इसमें cos 100 पावर 100 है, यानी कि तुम साइन से मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, cos की वैल्यू 1 या -1 होनी चाहिए, साइन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है ना, 0 हो सकती है, 0 पे cos 0 पे क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू 0, यानी कि cos 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 एंगल, यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करो 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। अब तुम फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल पाई सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 करोगे तो पाई आ सकता है, बट यहाँ पे तुम n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो तो पाई नहीं आएगा, यहाँ पे n इंटीजर की बात कर रहा है ना, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ABC 10A 10B 10C इज इक्वल टू K। अरे बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, तुम्हें कोई बंदा ऐसे बोल सकता है कि यार ऐसे ये फॉर्मूले याद कर लो, ये कर लो, कोई ऐसे नहीं बोलता, कॉमन सेंस कर लो, कॉमन सेंस तैयार करो यार, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब देखो ट्राइंगल है, तो इसमें ABC, सॉरी फॉर दैट, डोंट ऑफेंड, बहुत जल्दी फंड होते हैं यार लोग, है ना, ऐसे ही फिर क्या फायदा। मैं कोई मुनव्वर तो नहीं जो लोग कब में जाने के बाद फेमस हो जाऊंगा। चलो कोई ना, सब स्टार्ट करते हैं ना। ट्राइंगल स्टार्ट क्या करते हैं, मैं स्टार्ट तो कर रखा है। सो यहाँ पे स्टार्ट
इससे स्टार्ट कर। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC हमारे पास, देखो ट्राइंगल है, आगे कुछ इसने कुछ कंडीशन देने रखी है। मैं बोलता हूँ ट्राइंगल मेरे पास, मेरा ट्राइंगल ही मेरा इक्वल ट्राइंगल है, मैं मेरी मर्जी से 60-60 का देता हूँ। 1060 की वैल्यू होती है हमारे पास, कितनी होती है भैया, 1060 की वैल्यू होती है √3 और √3, यानी कितना आ जाएगा, √3 कॉमन लूंगा, 3√3 इज इक्वल टू के वैल्यू आ गई, के की वैल्यू। अब तुम यहाँ पे पुट कर लो cot 60 की वैल्यू 1/√3 into 1/√3 into 1/√3, that is going to be 1/3√3। बड़ी मजेदार बात है ना, क्या मजेदार बात है कि जब तुम √3 को ऐड करते हो तो भी उसकी वैल्यू √3 आती है, जब तुम √3 को मल्टीप्लाई करते हो तब भी उसकी वैल्यू √3 आती है। ये क्वेश्चन हो सकता है फ्यूचर में पूछ लिया जाएगी, ऐसे जैसे एक नंबर है, ठीक है, जिसको तुम अगर ऐड करते हो तो भी वो आता है, मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो आता है, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू आ गई, इसकी देखो के की वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज इनवर्स ऑफ के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सिंपल, टाइम नहीं लगाना बाबा। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें अगर तुम्हें 36 की वैल्यू वाली वैल्यूज याद है, तुम नॉर्मल इसको आराम से कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, cos a + b cos a - b आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, cos 36 minus cos 60, ठीक है। अब जिसको cos 36 की वैल्यू पता है वो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बट किसी को नहीं पता तो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ भाई, सिंपल सी बात है। एक कॉमन सेंस रखो कि अगर मैं कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ दैट इज लेस देन 1, जैसे कि मैं बात करता हूँ 1/2 और एक नंबर लेते हैं बहुत ही बड़ा, जैसे कि जो कि 1 से छोटा, ऑफ कोर्स 8/9 छोटा है। अब तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना आ रहा है, 4/9 आ रहा है। जो 4/9 है ना वो 1/2 से भी छोटा हो गया, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मतलब 1/2 से भी छोटा हो गया, 8/9 से भी छोटा हो गया, यानी कि अगर तुम दो छोटे नंबर का 1 से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो वो मिलके जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे भी छोटा हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू sin 12 से भी छोटी आएगी। अब किसी को अगर sin 15 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसी को याद है तो नॉर्मल इसको कर सकते हैं कि sin 15 की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी होती है, और देखो साफ दिख रहा है, जो सिर्फ ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसकी तुम वैल्यू लिखोगे तो ये भी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, sin 15 से छोटी वैल्यू, मतलब sin 15 की तक वैल्यू अज्यूम करके रखो यार, इतनी सी वैल्यू होती है कुछ पॉइंट में, वहां से तुम कर लोगे तो इसका ऑप्शन वैसे यहाँ से सी आ जाएगा। अगर तुम ऐसे सोच सकते हो थोड़ा बहुत कि sin 15 की वैल्यू पॉइंट में इतनी है, ये तो पॉइंट में इतना बनेगा, लगभग ये लगभग इतना बनेगा, तो ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज किसी को cos 36 के लिए याद रखिए, याद रहती है किसी को चार्ट याद तो वहां से कर लो, बट आई विल प्रेफर कि चार्ट याद रहना चाहिए, बहुत आगे मिलती है यार। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी, देखो यहाँ पे cos 70 से डिवाइड करो, 1 माइनस साइन 10/17 डिवाइड बाय 1 प्लस 10/17। अब ये 45, इसको तुम 10/45 लिख लो, यहाँ पे तुम 10/45 लिख लो, ये क्या बन जाएगा, 10/45 माइनस 17, दैट इज हाउ मच, दैट विल बिकम 45 बचे से 7 गए, 5 और 3 8, 8 और 28, अभी बन जाएगा 10/28 को तुम लिख सकते हो cot 62, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था, मजा आ गया करके, ओहो हो। अब किसी को याद है भाई, इवन मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि टीचर्स को भी याद नहीं था, जब आता है ना क्वेश्चन आ गया फिर वो करते हैं, अरे अच्छा ये रही, चार्ट पे देखते हैं, अच्छा ये इसके नंबर वैल्यू ये है, फिर बता देते हैं। बट आई विल से कि अगर बड़े बढ़िया से नजर मार ले तो इजी वैल्यूज थोड़ा याद कर लिया करो। अगर पीरियडिक टेबल कहाँ रही है, जो इसके जो रेशियोज वाली टेबल है, अगर तुम्हें यहाँ से तुम्हें पता है तो ये इरेशनल है, ये ठीक है, ये भी इरेशनल है, बट जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये रिलेशनल नंबर नहीं आएगा, इसके लिए √2 - 1 और √2 + 1 होते हैं, यहाँ पे इसके लिए जो 1 और -2 आ जाएगी ऐसे कुछ करके, तो ये इरेशनल नंबर नहीं आएगा, यानी कि इसका ओनली 2 इज राइट आंसर। बट डोंट वरी, ठीक है, अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल वैल्यूज याद नहीं रहती या फिर है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो इस क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगाने की कोई फायदा नहीं है। इवन कई बार तो टीचर्स भी ना, जैसे कि मैं भी ऐसे वैल्यूज देख के ही आया हूँ, इवन आई डोंट रिमेंबर, सो डोंट टेक बर्डन, है ना। 40 क्वेश्चंस हैं भाई, इसमें से अगर तुम 10 भी छोड़ दो, 10 छोड़ तुम 15 छोड़ दो, कितना हो गया, 25 या 75, 75 क्वेश्चन, सोचो 75 क्वेश्चन कितना नंबर बन रहे हैं भाई 75 क्वेश्चन के। तुम 40 में से 20 भी कर दोगे, इसमें से 40 में से 20 कर दोगे, 20 ये 60, तो डोंट गेट प्रेशर। अब सिंपल है भाई, अब ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी क्वेश्चन, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करो। बोल रहा है ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मेरी, यहाँ से सेटिस्फाई करने के बाद मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू बता दो। एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता, मैं एंगल अपनी मर्जी से लेता हूँ, cos 0 कर लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा cos 0 1, तो ये जाएगा इज इक्वल टू वाई अपॉन, ये बन जाएगा 0 cos
120 हो जाएगा cos 60 माइनस का जो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 1/2 जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -2y, और ये भी सेम ही है तो ये भी इज इक्वल टू -2z। अब साफ दिख रहा है यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ, इसकी वैल्यू 1 लेता हूँ, ये सेटिस्फाई करेगा। अब इनका सम करो कितना आ रहा है 0, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस लगाओ भाई, कॉमन सेंस, फॉर्मूले मत लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ सर, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट, p इज इक्वल टू tan 30 tan थीटा माइनस 30, q इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 120। अब बात करते हैं ये, अरे भाई थीटा अपनी मर्जी से ले लो भाई, 0 पुट कर दिया मैंने, तो मैं नहीं सॉल्व कर रहा। tan 30 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/√3, तो p बाय √3 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3 और माइनस की हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी माइनस कर दे, पहले से माइनस आएगा, और माइनस q√3, यहाँ से क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू 3q, p की वैल्यू 1 ले लो, q की वैल्यू नहीं, p की वैल्यू 3 ले लो, q की वैल्यू 1 ले लो, p प्लस q आ जाएगा 4, p माइनस q आ गया 2, आंसर आना चाहिए 2। अब साइन 0 0, ये भी 0, इसकी वैल्यू cos 0 1, cos 0 इंटू ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बड़े इजी क्वेश्चन है भाई, बड़े इजी क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तुम्हें करके, बस तुम कॉमन सेंस लगा। आई नो ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ठीक है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आते हैं मजेदार आते हैं, ठीक है। वैसे अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, कई बार तो यही बच्चे तो यही ढेर हो जाते हैं, नॉन वर्ड रिलेशन, ये क्या बोल दिया लैंग्वेज। बात क्या कर रहा है कि हमारे पास पी और क्यू जो है ना, ये एक अलग सेट से लिए गए हैं, एक डिफरेंट सेट से लिए गए हैं, उससे अगर हम रिलेशन निकाल के बताना है कि पी क्यू आर जो रिफ्लेक्सिव है, तो इसमें जो है, अब तुम इसको ना ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल एक मेरा सेट है, ए है सेट मेरा 1 2 3 4 है, तुम पी को रिलेशन ले लो 1 2 2 3 1 1 1 2, तो इसमें 2 1 ले लो, 2 2 ले लो। अब तुम देखो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये सेट बन गया, मेरे पास P बन गया, ये हमारे पास ऐसे तुम Q ले लो, Q कैसे ले लो 2 2 3 3 2 3 3 2, तो ये तुम देखो ये क्या हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और ये भी है। तो यहाँ पे तुम इस बाद में तुम इस यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन और यूनियन करके तुम इसका जो आंसर है निकाल सकते हो कॉमनली, बट अगर तुम ये चीजें नहीं समझ में आती तो इस क्वेश्चन को लीव भी कर सकते हो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना, क्योंकि तुम देखो ये P है, ये Q है, फ्लेक्सिव की बात दोनों में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2 2, तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे यूनियन की बात करो सिमेट्री के लिए, यूनियन में क्या आएगा, ये सारे आ जाएंगे, बेसिकली सारे आएंगे, तो 1 2 भी आ जाएगा, 2 1 भी आ जाएगा, अगर 2 3 आएगा तो 3 2 भी आ जाएगा, तो ये सिमेट्री भी आ जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए सारी कंडीशन फुलफिल हो ही रही हैं, यानी कि ये सारी बातें सही है। कई बार ये क्वेश्चन नहीं समझ आता तो लीव कर सकते हो, बट इसको भी अगर तुम क्वेश्चन को करो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट से करो, I will prefer A and B are two non-empty sets such as having 10 elements in common। बोल रहा है दोनों दोनों 10 एलिमेंट्स तो कॉमन है, तो बताओ A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने कॉमन। मैं बात करता हूँ भाई, मैं दोनों में A में भी 10 है और B में भी 10 है और एलिमेंट भी सेम है, मतलब कॉमन हो गए, सिंपल बात है। A क्रॉस B और B क्रॉस A में दोनों में सेम एलिमेंट होंगे 100 तो 100 तो कम से कम होंगे, डी ऑप्शन सिंपल है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे क्वेश्चन में तुम कई बच्चे छोड़ के आए होंगे। देखो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7, देखो n की वैल्यू 100 है, एक बार तुमने थोड़ा सा उसमें कॉमन सेंस लगाया करो, 1 पुट कर दो कितना आएगा 49 माइनस 6 दैट इज गोइंग टू बी 37, रिमाइंडर आ गया 1। 2 पुट करते हो 343, नहीं सॉरी 1 पुट करते हो तो सॉरी 1 पुट करते हो कितना आएगा, 1 पुट करते हो तो 7 माइनस 6 दैट इज 1, यानी कि 1 रिमाइंडर है। 2 पुट करते हो तो भी 1 रिमाइंडर, 3 पुट करते हो 343 माइनस 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 18 दैट इज 325, और 36 निमा 2 सॉरी 324, तो यहाँ से भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि तुम आगे तुम जितने भी नंबर यहाँ पे जाते हो इसका रिमाइंडर 1 ही आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, क्या बी आंसर है इसका, कॉमन सेंस लगाओ। बाकी इसमें अगर तुम वैसे करोगे तो इसमें तुम 1 + 6 का फॉर्मूला n लगा दोगे यहाँ पे, फिर आगे जाके क्वेश्चन आगे सॉल्व होता जाएगा, बट आई विल प्रेफर कि थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, आंसर कॉमन सेंस आंसर हो रहे तो भाई क्यों करना, अभी भी क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो सकता है, तुम अगर पी से थोड़ा सा मत सोचो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बोल रहा है 4 लाइनें हमारे पास, एक सर्कल है, कितने मैक्सिमम इंटरसेक्शन हो सकते हैं, सर्कल बनाओ, जो भी लाइन है एक दूसरे को ट्राई करो कि वो मैक्सिमम कट करे, कट कर रही है। अब मैं कोई लाइन बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लाइन मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, कट कर रही है। अब एक नेक्स्ट लाइन जो है मैं ऐसे निकालता हूँ 3 को कट करे, फॉर एग्जांपल वो 3 को कट कर सकते हैं, 4 को कट नहीं करेगी, कैसे भी करके घुमा दो सकते नहीं तुम, 4 तो किसी है ही कुछ। अब निकाल लो
1 2 3 4, नहीं पहले साइड वाले करते 1 2 3 4 5, मतलब 8 तो लाइनों के सर्कल पे आ जाएंगे, सर्कल के ऊपर 8, इसको 9 10 11, मिस कर दिया क्या हमने? ए सर्कल 8 9 10 11, लाइनें कितनी होगी? 3 ही लाइनें हुई है यार अभी तक तो। कितनी होगी? 1 2 3 4 हो गई भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड। कितने हो गए देखो, एक तो जब एंड पॉइंट पे लाइन कट रही होगी तो 8 तो वहीं से हो जाएंगे, फिर उसके बाद 9 10 11 12, क्या मिस कर रहा हूँ मैं? थोड़ा दोबारा बनाते, थोड़ा सा दोबारा, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, टीचर भी हो जाते हैं यार, फिर क्या हो गया? एक तो अच्छा सर्कल नहीं बनता मेरे से, मतलब मैं फ्रेंड सर्कल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल सर्कल की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, अब बात करते हैं। देखो अब इसमें मैक्सिमम लाइंस के लिए तुम क्या करते जाओ, अरे भैया पेन ना आ जा मेरे हाथ में। 1 2 2 अंदर अंदर कट करते हैं। देखो भाई क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये? एक सेकंड, अच्छे से लाइन ही कट नहीं हो रही मेरे से। देखो रुको, हाँ थोड़ी सी मूड गई बट ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम हो जाएंगे। अरे यहाँ पे मेरे पास एक लाइन से ऐसे मैक्सिमम कट कैसे करूँ? ऐसे करके। तो 8 तो लाइनों के खुद के हो गए ऊपर, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 8 प्लस 6 14। ठीक है, पहली बार मैं थोड़ा सा डायग्राम से बन नहीं पाता क्योंकि स्क्रीन पर थोड़ी दिक्कत आती है भाई, समझा करो, एक्सक्यूजेस हैं मेरे पास अच्छे वाले, ठीक है, तुम टेंशन ना लो। सीधे राइट। नेक्स्ट, AP the ratio of first sum of p terms, तो रेशियो हो p by q है। क्या बोल बात कर रहा है, बात क्या कर रहा है? ये बात कर रहा है कि पहले मेरे पास एक रेशियो है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का रेशियो, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, सम ऑफ p एंड सम ऑफ q इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ये थोड़ा सा ना टेप छोटे है, थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, समझो। ठीक है, ये बात कर रहा है इस तरह की, और बाद में बोल रहा है ऑप्शन की, तुम ऑप्शन से डालो ना। अब क्या बात कर रहा है? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस, मेरा फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, नंबर क्या बन जाएगा? 2 4 6 8, पहले 2 का सम और पहले 4 का सम निकाल लेता हूँ। पहले 2 का सम आ गया, कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 6, और ये बन जाएगा 10 और 18, 6/18, 1/3 आ रहा है, और जो 2/4 का स्केयर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2/4 का स्केयर 2 4/16, यानी कि 1/4, यानी कि इसका डिवाइड जो रेशियो अब देखना है मैं, बस ये तो हर बार सेम ही रहेगा ना, 2 का लेता हूँ मैं, हर बार 1/4 देखने किसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा। बोला फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द कॉमन डिफरेंस, यानी कि क्या बात कर रहा है? फर्स्ट डिफरेंस मतलब टर्म ज़्यादा है, 2 3 4 5 ले लेता हूँ मैं ना, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो कॉमन रेशियो की दुगनी है। अब देखते हैं इसमें इसका रेशियो जो है वो 1/4 आता नहीं, पहले 2 और 4 टर्म का 2 लेता हूँ मैं, कितना आ जाएगा? 2 3 6, और नीचे आ जाएगा 2 2 3 5, तो 5/10 और 14, तो ये भी नहीं आ रहा। तीसरा क्या बोल रहे थे? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द ट्वाइस, यानी क्या बोल रहा है? 1 3 5 7, यानी कि फर्स्ट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस का दुगना है। अब निकालो 4 अब इसका सम निकाल लो 10 और 16, तो 1/4 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कॉमन सेंस लगाओ, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव वैसे पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा, इससे अच्छा कि यार ऑप्शन। अभी बच्चा भाई आंख मीच के, बच्चे गलत करके आए आंसर, आंख मीच करके क्वेश्चन को तुम सही कर सकते हो। सॉरी, देखो साफ दिख रहा है यार कि तुम अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो, हर एक नंबर का स्क्वायर करते जाते हो, 0 के इक्वल कैसे आएगा भाई? तुम आगे कोई बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको कई बच्चे तो देख रहे हैं कि अरे यार ये तो पहले से इसने बना के दे दिया, इसका इक्वल 1 3 5 आ गया। नहीं भाई, अगर पावर 2 है जिसके मैक्सिमम रूट 2 आएंगे, सबसे पहली बात है ना, जो इसमें तुम सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी, सबको जोड़ोगे, फिर यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कोई है ना, इसको डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं। भाई साफ कॉमन आंखें देख खोल के देखो ना, कॉमन सेंस लगा के देखो।
तुम कोई नंबर का कोई भी नंबर आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, उसको स्क्वायर करो, यहाँ पे स्क्वायर करो, यहाँ पे स्क्वायर करो, जीरो के बराबर कभी नहीं आ सकता। इवन तभी आ सकता है जब वो जीरो, तीनों नंबर सेम हो, यहाँ पे 1 पुट ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो नहीं हो गए, इनके जीरो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब वो आएंगे इमेजिनरी नंबर, और इसने बोला ये रियल रूट होना चाहिए, तो इसके आंसर आ जाएगा नन। कॉमन सेंस लगाओ भाई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, देखो 240 स्टूडेंट्स है, उसमें से 180 ने इंग्लिश पास कर ली, 130 ने हिंदी पास कर ली, 150 ने संस्कृत पास कर ली, 60 ने सिर्फ 1 सब्जेक्ट, 110 ने ये सब्जेक्ट, 10 ने कुछ नहीं करो भाई, ऐसे कुछ मत करो का मतलब ये नहीं था कि कुछ मत करो। ऐसे देखो कई बंदे क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे मीम बना लेते हैं, जैसे कि बड़ी, अगर तुम्हें एसएससी का पेपर निकालना है क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना। अब बंदे यहीं पे कट करके बेटे कुछ नहीं करना, और फिर आगे बोलते हैं ओके सर, मीम बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, मतलब पढ़ाई करनी है। देखो अब 240 स्टूडेंट है हमारे पास टोटल, बात कर रहा है कि उसमें से अब तुम ना वो, अब मेरा इसमें क्या करते हो, तुम हर एक को अलग अलग नंबर दे दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसने सही से डाटा नहीं दिया हुआ, हर एक चीज़ के सही से डाटा नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारे पास इंग्लिश का, हिंदी का, और ये आ गया अपने पास संस्कृत का। इसके हर एक के निकालो, जैसे कि ये आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे हर एक हर एक के अलग अलग नंबर दे दी। 240 टोटल हैं, उसमें से हमने 10 ने बोल रखे कोई नहीं पास कर रहा है, यानी कि बाहर वाले एच की वैल्यू आ गई 10। यानी कि जब तुम इस पूरे अंदर वाले ये तीनों सर्कल का यूनियन का तुम बात करते हो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस एच नहीं एफ प्लस जी की जो बात करते हो, तो वो आना चाहिए 230 आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ कर रहा है कि पूछ रहा है कि हाउ मेनी पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि जी की वैल्यू पूछ रहा है, जी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसके लिए इसने क्या वैल्यू दे रखी है, देखो 100 हिंदी, इसमें बोला संस्कृत जो पास करने वाले हैं, देखो ओनली 1 सब्जेक्ट है 60। अब तुम बात करो ए बी सी का सम जो है, वो ए बी सी और कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट पास किया है, यानी कि इसका वैल्यू आ गई 60, इसकी वैल्यू 60 आ गई। बात कर रहा है 110 ने ओनली 2 सब्जेक्ट, और डी ई एफ का जो सम आएगा वो कितना आएगा, मतलब इसमें दे रखा है ओनली 2 सब्जेक्ट है नहीं, इसका सम आ जाएगा, इसका सम आ गया 110, ये 60 है, ये 110 है, 170 बन गए, इसमें से घटाओ तो ऑप्शन नंबर 60 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन में तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाटा दिया था ताकि तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, बट कंफ्यूज होने की बात नहीं है बेटा, ऐसे अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल सी बात करता हूँ भाई, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वेन डायग्राम बनाओ बढ़िया से, वहां से क्वेश्चन फिल करते चलो जहाँ से वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलना है। तो हमने अभी देखे, हमने 40 क्वेश्चन किए है ना, तो देखिए हमने काफी इजी क्वेश्चन थे यार, अगर तुम कम से कम यहाँ से 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे। ये थोड़ा सेक्शन इजी रहता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है कैलकुलस आता है, थोड़ा सा स्टैटिक्स में केवल बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कुछ ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है, किसी को वेक्टर में प्रॉब्लम होती है, तो आगे वाले जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा तुम बच्चों को हार्ड लगता है। तो ये जो होता है ये स्कोरिंग वाला है, 40 क्वेश्चन जो है बहुत ही स्कोरिंग, उसमें से तुम 40 है तो 30 तो तुम आराम से बना लोगे अगर तुम ये इजी चीज़ें कवर अप करके चलते हो। तुम इमेजिन नंबर से तुम देखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से देखोगे कितने क्वेश्चन होंगे, 5-6 क्वेश्चन आए होंगे वहाँ पे, बस यानी कि एक लेक्चर में वो खत्म हो सकता है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी, जहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हुए हैं। सीक्वेंस सीरीज बहुत इजी, जहाँ से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्कोरिंग वाला जोन है, इसको तुम्हें अच्छे से करना है। बाकी आई होप है ना, सो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, किसी का पेपर अच्छा नहीं गया है सो डोंट वरी, अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं गया है तो है ना, क्योंकि अभी अगर अटेम्प्ट और है तो और दो भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि फौज हमें ना बहुत मौके देती है सेवा देने के लिए। तुम एनडी से जा सकते हो, तुम टेक्निकल एनडी से जा सकते हो, तुम इसके बाद ग्रेजुएशन से सीडी से जा सकते हो, एफकेट से जा सकते हो, टेक्निकल एनडी से जा सकते हो, एफकेट से जा सकते हो, उसके बाद और बहुत सी टेक्निकल एंट्रीज आती है। उसके बाद तुम यूनिवर्सिटी से जाकर वहाँ से तुम एक अलग से एसएस भी दे सकते हो जिसमें तुम ऑफिसर बन सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ चांस, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यू हैव दैट आर्मी और नेवी और डिफेंस गिव्स यू, ठीक है। सो ऑलवेज ना बी मोटिवेटेड एंड आई होप ये अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इसका कमेंट वगैरह करना, बताना कैसे लगी, कैसा कुछ है। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।